हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के 2025 के पी वाई क्यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। ये जो क्वेश्चन है एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि किस क्रोमोसोम में, मीन्स हमें पता है क्रोमोसोम जो है वो क्या है, जीन से बना हुआ है। क्रोमोसोम इनडायरेक्टली डीएनए से बना हुआ है एंड डीएनए क्या है, जीन है जो किसी न किसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या प्रोटीन को कोड करता है। तो हमसे पूछा है कि विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर विल बी क्रोमोसोम 1। ठीक है। सेम, और अगर हम सबसे लीस्ट की बात करें कि सबसे लीस्ट या कम नंबर ऑफ जीन किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर रहेगा क्रोमोसोम वाई, क्योंकि क्रोमोसोम वाई में सबसे कम नंबर ऑफ जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे हमसे हाईएस्ट पूछा है, तो आंसर 1 विल बी द राइट आंसर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें लिस्ट 1 एंड 2 को मैच करना है। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस। हमने पढ़े हैं हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने देखे थे कि हार्शी एंड चेस ने इन्होंने कंफर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर बात की थी। मीन्स डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसे प्रूफ करने के लिए कई साइंटिस्ट सामने आए थे। सबसे पहला जो था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था, उसने माउस के एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बताया था कि हाँ कोई तो चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है, उसे उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया था। बट एट दैट टाइम उसे पता नहीं था कि वो जो कंटेंट, वो जो चीज़ है वो डीएनए है। उसके बाद एवरी आया एंड थर्ड था हार्शी एंड चेस, जिसने बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उसने रेडियोलेबल फॉस्फोरस का यूज़ किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें तो हार्शी एंड चेस के लिए फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके ऊपर तो उसने कोई काम नहीं किया था। डेंसली पैक एंड डार्क स्ट्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। लूजली पैक एंड लाइट स्ट्रेन। फोर्थ है डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कन्फर्मेशन। तो आंसर फोर्थ विल बी द राइट आंसर, मीन्स ए का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो ए का फोर्थ ये हमें दो जगह देखने मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन देखते हैं आगे। सेकंड है यूक्रोमेटिन। हम देखें अगर यूक्रोमेटिन जो है हमें पता है डीएनए जो है एक हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में घिरा हुआ है, बट डीएनए का वो रीजन जो लूजली कनेक्टेड है इस हिस्टोन प्रोटीन से, मीन्स लूजली बाउंड है, उसका जो एरिया है वो फ्री है। ऐसे रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली आके बाइंड होगा और इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऐसे क्रोमोसोम का, ऐसे डीएनए को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, जो कि हाईली एक्सेसिबल हो डिफरेंट एंजाइम के लिए कि उस जीन का वो आसानी से ट्रांसक्रिप्शन कर पाए। बट इसके अपोजिट में होता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस रीजन होता है, वो रीजन जल्दी उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, वो जेनेटिकली ऑफ रहता है। तो ऐसे रीजन को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। बट यूक्रोमेटिन क्या है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो उसे हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। और जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो यूक्रोमेटिन जो है हमें लूजली पैक्ड दिखाई देगा, बट हेट्रोक्रोमेटिन वो हाईली पैक्ड दिखाई देता है और डेंस दिखाई देता है। सो अगर ऐसा ऑप्शन हम मैच करें तो सेकंड का आंसर जो राइट रहेगा वो है लूजली पैक एंड लाइट स्टेन, जो कि बी का थर्ड ऑप्शन। मीन्स हम ए वाले ऑप्शन में ही देख पा रहे हैं कि बी का
थर्ड। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें, सी का जो है इसमें फर्स्ट बताया है, मीन्स फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर काम किया था और उसने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव किया था। सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है आंसर ए। क्लियर है? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल। मीन्स हमने देखे थे यूकैरियोट में जो mRNA फॉर्म होता है वो hnRNA होता है, इमेच्योर होता है, इसे हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA कहते हैं। इसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ये एक मैच्योर फॉर्म में या फिर mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हमें बताया है और हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। मीन्स जो mRNA का ट्रांसपोर्ट है इनटू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर DNA बनता है, DNA होता है, DNA से RNA बनता है। इस RNA का जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तभी ये मूव हो सकता है इनटू द साइटोप्लाज्म। बट इसमें पूछा है कि प्रायर टू स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग से पहले ही वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। सही बात है कि hnRNA में जो इंट्रॉन सीक्वेंस होते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उसका रिमूवल होता है एंड एक्सॉन का जॉइनिंग होता है। तो आंसर बी विल बी द राइट। ऑप्शन बी जो है राइट बताया हमें, नॉट ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन है कि एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA। ये भी सही बात है कि जो hnRNA होता है उसके 5 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जिसे हम कैपिंग कहते हैं। फोर्थ डी है एडिशन ऑफ एडेनाइन रेसिड्यू एट द 3 प्राइम एंड ऑफ hnRNA। ये भी सही बात है कि जो mRNA फॉर्म होता है उसके एंड में एडिनाइलेशन या एडिशन ऑफ एडेनाइन ग्रुप होता है। तो चार में से जो फर्स्ट ऑप्शन है ए है वो रॉन्ग बताया हुआ है। ई ऑप्शन को देखिए अगर हम, इसमें बताया है कि बेस पैरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है कि ये जो RNA फॉर्म हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट्री से बेस पैर होता है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। अगर ये किसी दूसरे RNA से कॉम्प्लीमेंट्री पैर कर लिया तो ये RNA फिर तो साइटोप्लाज्म में जा नहीं पाएगा। तो आंसर ऑप्शन ई जो है वो भी रॉन्ग है। मीन्स फॉर ए और ई ये दोनों छोड़ के अगर हम देखें बी सी डी, ये हमें सिर्फ ऑप्शन डी में देखने मिल रहा है। मीन्स ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, इसमें क्या कहा है, इन द RNA वर्ल्ड RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life process। ये बात सही है कि RNA वर्ल्ड में RNA जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट फॉर सब इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम बीइंग रिएक्टिव RNA इज स्टेबल। तो हमें यहाँ पे RNA के बारे में 3 बात बताई गई है। तीनों में से जो पहली बात है कि RNA जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये बात सही है। दूसरा RNA एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये भी बात सही है कि जो RNA होता है ये कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है। अगर हम देखें कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम में जो RNA है, राइबोसोमल RNA है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। और बीइंग रिएक्टिव RNA इज स्टेबल, तो RNA जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है बिकॉज RNA के पास जो है वो 2 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। ये OH जो है इस RNA को अनस्टेबल बनाता है, इसे हाईली रिएक्टिव बना देता है।
यही चीज़ डीएनए में एब्सेंट होती है सेकेंड, इसलिए वो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो एक रीज़न ये भी है कि आरएनए जो है अनस्टेबल क्यों है और डीएनए आरएनए के कंपेयर में स्टेबल क्यों है। स्टेटमेंट 2 पे आए डीएनए के बारे में, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज़ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। ये बात सही है। इट डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। यही बात भी सही है कि डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो सेकेंड विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मीन्स हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों ही राइट है। ऑप्शन ए में बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसा सी में बताया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है, आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। सेम यहाँ पर भी हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, इसमें क्या कहा है कि टी आर एन ए एंड राइबोसोमल आर एन ए डू नॉट इंटरैक्ट विथ एम आर एन ए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमने देखे हैं कि जो टी आर एन ए है एंड एम आर एन ए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब तक टी आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए ये सब आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी? इंटरैक्ट नहीं करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी नहीं। मीन्स इन तीनों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ताकि प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो सके। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरी बात क्या कह रही है, स्टेटमेंट 2 क्या है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम यूकैरियोट में बात करें तो कुछ डिफेंस सिस्टम होते हैं। मीन्स ये जो एमआरएनए फॉर्म होता है, अगर ये फॉरेन एमआरएनए है, हमारे बॉडी का प्रोड्यूस हुआ एमआरएनए नहीं है, तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जैसे कि siRNA हो गया है, ये प्रोड्यूस होते हैं जो इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसे यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस करके यहाँ पे बहुत सारे स्प्लाइसर को लाया जाता है जो इसे स्प्लाइस कर सके या डिग्रेड कर सके। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। तो दोनों ऑप्शन में हमने देखा कि पहला ऑप्शन रॉन्ग है और दूसरा ऑप्शन राइट है। ये हमें ऐसा कहाँ देखने मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में, कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। सो हमारा आंसर राइट क्या रहेगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड फॉर एन अमीनो एसिड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो हमने देखे थे कि जो जेनेटिक कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, बराबर है। बट इसे किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, तो एक मेमोरी बेस्ड है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है जॉर्ज गैमो। तो आंसर इसका राइट कौन सा है, थर्ड। अगर हम बाकी साइंटिस्ट का देखें, फर्स्ट ऑप्शन जैक मोनोड, तो मोनोड ने किस एक्सपेरिमेंट पे काम किया था, लाइकोपेरॉन पे, ठीक है। सेकेंड है फ्रैंकलिन स्टाल, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है उसे प्रूफ करने के लिए स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था। और डी जो ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिक, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ते हैं उसे प्रपोज किसने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने। सो तो आंसर, इसका आंसर राइट है, सी है। क्वेश्चन 7 अगेन, यहाँ पे क्या पूछा है, हिस्टोन आर एनरिच्ड विथ। तो जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है, एक ऑक्टामर है, ये हमें पता है, ये 8 यूनिट से बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है, ये एक बेसिक अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड को कई ग्रुप में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ वो एसिडिक है, बेसिक है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो उस बेसिस पे हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो हिस्टोन है, तो हिस्टोन जिस अमीनो एसिड से रिच है वो है बेसिक अमीनो एसिड।
और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये तीनों जो अमीनो एसिड है ये बेसिक अमीनो एसिड है, बट इन तीनों में से हिस्टोन में लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दोनों अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो हम ऑप्शन अगर देखें, फर्स्ट ऑप्शन में फिनाइल एलेनिन एंड ल्यूसीन कहा है, बिल्कुल नहीं। फिनाइल एलेनिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और ल्यूसीन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन में फिनाइल एलेनिन एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन तो है बट साथ में फिनाइल एलेनिन भी है, वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन लाइसिन एंड आर्जिनिन, हाँ यहाँ पे हमें लाइसिन और आर्जिनिन थर्ड ऑप्शन में देखने मिल रहा है। फोर्थ में अगेन ल्यूसीन आ गया है, तो नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी सी। आपको सारे PYQs अगर सॉल्व करने हैं इजीली, तो आप मेरे जो चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो पढ़ के आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 8, इसमें हमसे क्या पूछा है कि विच फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने देखे थे कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करने के लिए, बट इसको टर्मिनेट करने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए फॉर टर्मिनेशन? वो है रो फैक्टर। तो क्वेश्चन में हमसे टर्मिनेशन पूछा है, तो देख लेते हैं रो फैक्टर किस कहाँ पर है। रो फैक्टर हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि विच फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तब वहाँ पे आंसर सिग्मा फैक्टर रहेगा। सो ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आए हुए 2025 के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं इसी चैप्टर के वो करेंगे। अगर मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ़िलहाल मैं इस चैप्टर के करवा रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।